क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। हम लोग, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। आखिरी फेज़ में टॉपिक वाइज हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है। वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड कुछ हमने करा रहे हैं, ताकि कंसेप्ट के साथ साथ ये न्यूमेरिकल्स भी आपको कंसेप्ट को बिल्डअप करने में काफ़ी सपोर्ट करे। तो अब आज हम लोग कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे क्वेश्चंस। और ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्या मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स। व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज स्विच्ड ऑन, द कैटल बिगिंस टू बॉइल्स in 6 minutes, and when the other is switched on, the boiling begins in 8 minutes. ठीक है ना, 6 minutes, 8 minutes. In what time will the boiling begins if both the coils are switched on simultaneously, first in series, second in parallel? क्या बताया कि एक कैटल है, बॉइलिंग कैटल है, कैटल को हीटिंग कॉइल से हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा 2 हीटिंग कॉइल से। तो पहला जो हीटिंग कॉइल है, अगर उसको ऑन कर देते हैं तो वो वाटर जो है, या वो कैटल के अंदर जो लिक्विड है, वो 6 मिनट में बॉयल करने लगता है। अगर उसे बंद करके दूसरे को ऑन करते हैं तो वो 8 मिनट में बॉयल कर देता है। तो बताना कि अगर दोनों हीटिंग कॉइल को एक साथ ऑन करें, लेकिन पहले एक बार सीरीज़ में उसे कनेक्ट करें, तो कितने टाइम में वो बॉयल कर देगा, और अगर उसी कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो कितने टाइम में बॉयल कर देगा। तो ये हमें टाइम निकालना है सीरीज़ में, पैरेलल में। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसके आगे करते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो नोट कर लिए ना, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, ये जो सपोज करते हैं ये एक हमारा लिक्विड है इसमें, और एक कॉइल इधर से कनेक्ट है, एक कॉइल इधर से कनेक्ट है, हीटिंग कॉइल। ये 1 नंबर कॉइल ले लेते हैं, ये 2 नंबर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ऑन करते हैं। एक बार ऑन किया तो इस वाटर को बॉयल करने के लिए कितना हीट चाहिए, जितना इसका बॉइलिंग टेम्परेचर के लिए हीट चाहिए, है ना। कि जैसे वाटर का बॉइलिंग 100 डिग्री, तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा नहीं, वो बॉयल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द लिक्विड कितना चाहिए, वो हम लोग निकाले, अमाउंट ऑफ हीट। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों कॉइल है, इनका रेजिस्टेंस कितना कितना है। लेट द रेजिस्टेंस of 2 coils are R1 and R2, ठीक है। amount of heat required to boil is equal to, in first case time taken to boil इज इक्वल टू 6 मिनट्स। 6 मिनट को चाहे तो हम लोग सेकेंड में कर लेते हैं, इतना सेकेंड चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल इज इक्वल टू V² T1 अपॉन R1। ये हमारा एक हीट का फॉर्मूला था। क्या होता है हमारे पास हीट का फॉर्मूला, देखिए VIT, ये होता है हीट का फॉर्मूला।
VIT। दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो V हटाते हैं तो I² RT, ये भी फॉर्मूला होता है हीट का। या अगर I हटाते हैं तो ये होता है V² T/R। कितनी बात सुन में। यहाँ पे जो है ना करंट नहीं दे रखा है, तो जो हमारा सप्लाई है पोटेंशियल का, हम लोग पोटेंशियल के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है ना। T1 पहले बार में कितना टाइम लगता है, कितनी बात सुनी। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको बॉयल करने के लिए। अगर हम लोग T जो पहले वाला केस में कितना इतना टाइम है T1 जो है T1, तो इसको हम लोग चाहें तो V² 6 × 60/R, तो इतना जूल हम एनर्जी चाहिए, इतना जूल एनर्जी चाहिए हीट करने के लिए। कितनी बात सुने, ठीक। T1 का वैल्यू डाल दिया। ऐसे ही इन सेकेंड केस दूसरे में जब उसको ऑन करते हैं, इसे ऑन करेंगे तो 8 मिनट लगता है इसको, तो क्या लिखेंगे इन सेकेंड केस amount of heat required to boil, amount of heat required to boil is equal to V² T2/R 2, ठीक है। यहाँ पे T2 जो ना 8 मिनट है, V² × 8 × 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस आ गया। कितनी बात सुन रही, ये भी जूल में आ गया। आगे चले, ये दोनों ही हीट बराबर है, ये भी हीट और ये भी हीट, दोनों बराबर होगा, क्योंकि जो वाटर की क्वांटिटी वो तो फिक्स है। तो वो जो पोटेंशियल आ रहा है वो पोटेंशियल इतने टाइम तक चलेगा इससे, तो वो हमारा इसको बॉयल कर लेगा, और दूसरे से 8 मिनट तक चलेगा तो बॉयल कर देगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगा दोनों इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V² T1/R1 इज इक्वल टू V² T2/R2, ठीक है ना। दोनों केस में ये जो पोटेंशियल सप्लाई है वो तो सेम है दोनों कंडीशन में, ये कैंसिल हो गया। और इसको अगर हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से इक्वेशन लेंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू T1/T2। देखिए ये R यहाँ चला जाएगा तो R1 ऊपर चला गया, R1/R2, T2 इसके आ जाएगा तो T1/T2, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। और T1 T2 का वैल्यू तो हमारे पास ही है ये, तो R1/R2 जो होगा ये 6 मिनट है, 60 सेकेंड किया हुआ था, ये 8 था, इसको भी सेकेंड किया हुआ था, तो ये 3/4 आ गया R1/R2। जो उन दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस का रेशियो है वो R1/R2, वो 3/4 हो गया। ये तो हमारा एक एक इंडिविजुअली जब ओपन किया था सर्किट को तो की बात है। अब हम लोग बोला कि अगर दोनों को एक साथ यूज़ करें और एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करें तो कितना होगा हीट और टाइम कितना लगेगा। तो अब हम ये सब मिटा दें, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है इसके, व्हेन द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, when two coils are connected in series, कितनी बात समझ में आई। जब दोनों कनेक्ट करेंगे सीरीज में, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट R1 + R2 हो जाएगा, है ना। ये सीरीज में जब होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को प्लस कर देंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फिर से जब दोनों को कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल इज इक्वल टू V² T' R सीरीज, ठीक है ना।
ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट, अरे हीट तो छूटी, रिक्वायर्ड टू बॉयल। देखो वी स्क्वायर टी डैश ले लिया, टी डैश, अब कितना टाइम लगेगा, टी सिंगल डैश ले लिया और रेजिस्टेंस इन सीरीज कर लिया आर एस। इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी डैश अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ऑल्सो देखो वी स्क्वायर टी डैश अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी वन आर वन। कहती बात सुन में, ये पहले ध्यान समझ लिए, वी स्क्वायर टी डैश आर वन अपॉन आर टू, ये वाला तो रिलेशन आ गया। इतना हीट चाहिए जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टाइम क्या है टी डैश। लेकिन ये जो हीट होगा वो जो हम लोग पहले एक एक करके कॉइल को खोलते थे उनमें से किसी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो उतना ही हीट देते हैं जिसे वाटर बॉयल कर लेता है, लिक्विड बॉयल करता है। तो हमने T1 से ले लिया रेजिस्टेंस R1 से। T1 पहले 6 मिनट में होता था ना, 6 मिनट्स में बॉयल कर जाता, बात समझ रही है। अगर दूसरे से लेंगे तो 8 मिनट में, उससे भी सेम आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने T1 से ले लिया ये इसको, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर टी डैश अपॉन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर 6 मिनट रहने देते हैं और ये आर, मिनट को सेकेंड में कर लो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आर डैश, ठीक, इतना ही हीट ये भी देगा। अब ये वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल तो सप्लायर सेम ही है। कितनी बात सुन में, आगे चले। अब टी डैश निकालना हमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमें, देखो टी डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा T1 R1 प्लस R2 अपॉन R1, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। ये देख लीजिए आप, इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ये कैसे। देखो ये यहाँ पे टी डैश जो होगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टाइम निकालना में, तो ये वाला टर्म को उधर ले जाएंगे। तो ये T1 पहले का T1, ये T1 था ना, हमने T1 ही रहने दिया अभी, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच गया, इसके साथ R1 नीचे था, तो ये होगा R1 प्लस R2, ये ऊपर चला गया, R1 नीचे, ये T1 ये है, ठीक है ना। यहाँ पे T1 ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम T1, ताकि एक रिलेशन आ जाएगा। आगे चले, टी डैश कितना आ जाएगा ये, और टी डैश भी कर सकते हैं, टी इन सीरीज़ भी कर सकते हैं, TS कर लेते हैं, टाइम टेकन इन सीरीज़, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1, इसको सेपरेट कर दिया तो R1 1 हो जाएगा, R2 अपॉन R1। कितनी बात सुन रही, यहाँ चले। एक हम लोगों ने पीछे जो निकाला था R1 अपन R2 का क्या रेशियो था, R1 अपन R2 का जो रेशियो था हमारा 3/4 निकाला था हम लोग, देखिए, ठीक है। तो ये R1 अपन R2 3/4 था, ये तो R2 अपन R1 है, तो उलट देंगे। कितनी बात सुन में, तो टी डैश सीरीज T1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4/3। कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ, इसको रेसिप्रोकल करके रख दिया, ये 3 7/3, ठीक है ना। टी एस डैश, ये हमारा 6 मिनट है और ये 7/3 है, 3 से कैंसिल कर दे 2 आ जाएगा, ये 14 मिनट्स के चाहे तो मिनट्स में लिख लेते हैं ये, तो टी सीरीज़ में आ जाएगा हमारा 14 मिनट्स। ये जो है ना डैश की जगह पे हम लोग टी इन सीरीज़ कर लेते हैं, टी इन सीरीज़, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, टी इन सीरीज़ अब पैरेलल में, टाइम इन सीरीज, टाइम इन पैरेलल, ठीक है। कितना मिनट लग गया, अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो टाइम लग जाएगा 14 मिनट्स। तो ये तो एक हो गया जब सीरीज में लगाए, तो हम लोग मिटा के देखते हैं इसको कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोगों ने देखा कि टोटल टाइम जो है 14 मिनट्स में आता है। ये हम लोग जानते हैं क्या है कि T1 जो है यहाँ पे T1 जो लिखा था हम लोग, टाइम टेकन व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, TS इज इक्वल टू T1 और ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 है ना, ये वैल्यू आया है।
अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो T1 1 प्लस R2 अपन R1, ये होता है TS व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टाइम का। इसका तो हम लोगों ने वैल्यू हम लोग 4/3 लगा के हम लोगों ने किया अभी और 14 लाया है। अगर रेजिस्टेंस को टाइम के उसमें चेंज करें तो क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं R1 अपन R2 जो है T1 अपन T2, ये हमारा वैल्यू आया हुआ है, ऊपर वहाँ किया था ना हम लोग निकाल के। तो R1 अपन R2 रेजिस्टेंस का जो रेशियो वो टाइम टेकन टू बॉइलिंग द वाटर का रेशियो इस तरह से था। और ये हमारा था ये हम लोगों ने 6/8 भी लिया था जो 3/4 कर रखा था। तो 3/4 तो हम लोगों ने यूज़ किया हम लोगों ने 4/3 जैसे। अब अगर हम लोग डायरेक्ट टाइम से अगर चेंज करना चाहें R1 अपन R2 को, तो देखिए R1 अपन R2 T1 अपन T2 है, लेकिन यहाँ पे R2 अपन R1 है, तो इसी का रेसिप्रोकल करके हम लोग यूज़ करते हैं T1 इज इक्वल टू 1 प्लस T2 अपन T1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं T1 प्लस T2 अपन T1, और ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। टाइम टेकन इन सीरीज T1 प्लस T2, ये हमारा आ जाएगा टोटल टाइम टेकन व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू T1 यानी टाइम टेकन टू बॉयल बाय द फर्स्ट कॉयल वायर और टाइम टेकन टू बॉयल बाय द सेकेंड कॉयल, उन दोनों के टाइम को प्लस कर देंगे तो सीरीज़ में हमारा, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, यानी कि 6 मिनट प्लस 8 मिनट इज इक्वल टू 14 मिनट्स। उसमें भी 14 मिनट्स आया था, रेजिस्टेंस के टर्म में लिया था, लेकिन टाइम के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया कि जब दो कॉयल को अगर हम लोग इंडिविजुअली हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो जितना टाइम लगता है अगर उन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो नेट टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, TS इज इक्वल टू T1 प्लस T2। कितनी बात सुन में। अब हम वापस फिर आते हैं, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो व्हेन 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, इसे ज़रा सा मिटा देते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये अगर पैरेलल में है तो R इन पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल में 2 रजिस्टर लेते हैं तो क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे में प्लस हो जाता है, ऐसे है ना। ये आगे चलो, अगर ये दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल, फिर उसी तरह से लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल, क्या आ जाएगा, B² T इन पैरेलल R इन पैरेलल। ठीक है, ऑल्सो V² T इन पैरेलल R इन पैरेलल इज इक्वल टू V² T1 अपॉन R1। ये शुरू वाले जो पहला कॉइल जो था ना उसके बराबर कर लिया, ठीक है ना। जितना पैरेलल में ये हीट देगा उतना ही पहले वाला कॉइल जो 6 मिनट चल रहा था वो भी उतना ही हीट देता था, तो दोनों को बराबर कर दिया। ये आप V² से V² कैंसिल कर दिए, ठीक है। और T इन पैरेलल, टाइम पैरेलल में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 R इन पैरेलल अपन R1, ठीक है ना। T2 से करो बात बराबर ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। यहाँ जैसे T1 R1 ले रहे हैं ना, T1 ले तो R1 ले रहे हैं, वहाँ जब T2 लेंगे तो R2 लेंगे यहाँ पे, तो फिर उसका अलग आ जाएगा, बात बराबर ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 8 लेंगे तो यहाँ ये भी तो चेंज करना पड़ेगा R1, ठीक है। आगे चले हम लोग, कुछ आ रहा है समझ में, घर पे रख के आए समझ, अरे तुम्हारी तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1, ये हो गया। ये कुछ बात समझ में आ रही है। देखो RP का वैल्यू हमने डाल दिया ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे प्लस, और ये R1 फिर नीचे डाल दिया, ठीक है। तो ये R1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो TP कितना हो जाएगा, T1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, हाँ देखो ये TP जो है ना ये लिख दिया, और ये देखो ये क्या कर रहा हूँ, तुम देख के परेशान मत हो जाना, ये जो मैं कर रहा हूँ
अब ये बताओ क्या कर दिया हमने, वो R2 को ऊपर से जगह नीचे कर लिया। हाँ देख के बुखला मत, समझ में दिमाग को दो ध्यान। हम इधर से मिटा रहे थोड़े से, हाँ ध्यान तो दोगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। TP जो आएगा हमारा T1, और इसको फिर सेपरेट करेंगे यहाँ पे, तो 1/R1/R2 + 1, ये ऐसे आ जाएगा। कितनी बात सुन रही? R1/R2 का वैल्यू 3/4 है हमारे पास, R1/R2 का डायरेक्ट वैल्यू है 3/4। तो ये हम लोग TP = ये 6 ले लेते हैं इसको, और ये 3/4 + 1। कितनी बात सुन रहे हैं? ये देखो एलसीएम ले रहे हैं, देखो ये 4 यहाँ जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 4/7 ये आ जाएगा। 6 4 = 24, 24 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 = 21, 3 7 4 = 28, 2 और लगभग 3, इतने मिनट्स तक आ जाएगा। इतना मिनट जब पैरेलल में लगाएंगे तब की बात है, ठीक है ना। तो पैरेलल में लगाएंगे तो देखो जल्दी बॉयल कर जाएगा, पैरेलल में लगाएंगे, और सीरीज में लगाएंगे तो देर से बॉयल करेगा। 14, हाँ ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग, जब क्या होता ना कि जो हीट है, हीट का जो वैल्यू था ना, ये हीट = V² T/R, तो R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या R को इधर कर लो, RH V² T, तो अगर इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो R और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस कर देते हैं तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाता है, तो टाइम भी बढ़ जाएगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो टाइम भी घट जाता है। कह रहा हूँ व्हेन कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसके हिसाब से हम लोग T का जो वैल्यू आया था हमारा, TP क्या आया था T1, और ये आया था हमारा R1 × R2/R1 + R2, ठीक है, ये आया था हमारा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, ठीक। ये जो है ना TP = T1 R1/R2 R1 + R2 × 1/R1, ये 1/R1 भी है, ये हमारा छूट रहा है TP। तो TP = T1, और ये पैरेलल में होता है तो R1 × R2/R1 + R2 × 1/R, ठीक है ना, 1/R है ये। तो TP = T1, और ये R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R2/R1 + R2, ये हो जाएगा हमारा। और अगर हम लोग TP = T1, और ये P को ऊपर से नीचे ला लेते हैं, तो 1/R1 + R2/R2, ठीक है ना। इसको सेपरेट कर लेते हैं, TP = T1, और इसको जब सेपरेट करते हैं तो 1 ऐसे ही रहेगा, और ये R1/R2 + 1 आ जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात सुन में? और ये R1/R2 को T1/T2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या होगा TP = T1, और ये 1/T1/T2 + 1, ये आ गया। कितनी बात सुन में आ रहे, दिख रहा है? ये TP जो है, ये इसको एलसीएम लेंगे तो T1, और ये आ जाएगा 1/T1 + T2/T1, ठीक है ना, सॉरी T2, ठीक है, T2 ऊपर चला जाएगा, तो TP = T1 T2/T1 + T2। ये हमारा जब पैरेलल में कनेक्ट करते तब का टाइम का रिलेशन आ जाता है। और T इन पैरेलल लिखना होगा तो T1 × T2/T1 + T2। पैरेलल में अगर टाइम निकालना हो तो 6 × 8/6 + 8, ठीक है ना, 48/14, ठीक है ना, 2 से काट लो, 24/7, 3.43 मिनट्स। कितनी बात सुन में? तो ये शॉर्टकट मेथड है। टाइम अगर निकालना हो केटल से बॉइलिंग करने के लिए, तो सीरीज़ में अगर चाहिए तो दोनों टाइम प्लस कर दो, उतने टाइम में सीरीज़ में करेगा, और पैरेलल में कनेक्ट करो तो दोनों टाइम को पैरेलल में ले लो।
कितना शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। तो ये दे रखा हमारा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज में चाहिए तो सीधा सीधा प्लस कर दिए, और पैरेलल में चाहिए तो इस तरह कर लिए, रेसिप्रोकल करके कर लीजिए। ये वैसे ही है जैसे कि रेजिस्टेंस है, जिस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज में प्लस कर लेते हैं, टाइम को वैसे ही प्लस कर लेंगे, और पैरेलल में रेसिप्रोकल कर प्लस करते हैं, इसमें भी पैरेलल कर में रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। मैं उस तरह से करके दिखाया टोटल करके कि कितना टाइम ऐसा लगेगा और कितना टाइम इसमें ऐसे लगेगा। अगला सवाल है ये, एक सवाल है जो सवाल है, और आप लोग देखो क्या हो रहा है, किस किस का फ्यूज़ उड़ रहा है, ठीक है ना। देयर आर 2 bulbs rated 60 watt 110 volt and 100 watt 110 volt. They are connected in series with a 220 DC supply. Will any bulb fuse? What will happen if they are connected in parallel with the same supply? क्या बताया, 2 बल्ब है, एक बल्ब पे जो लिखा हुआ है 60 वाट 110 वोल्ट, यानी उस बल्ब का पावर है 60 वाट का और 110 वोल्टेज पे सप्लाई पे काम करेगा वो। ऐसे ही दूसरा जो बल्ब है वो 100 वाट का है और 110 वोल्ट पे वो भी काम करेगा, ठीक है। उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और सप्लाई जो है ना 220 वोल्टेज का है। तो बताना है कि उन दोनों में से कोई बल्ब फ्यूज़ करेगा या नहीं करेगा। वोल्टेज बढ़ गया, 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया, अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया तो क्या दोनों में से कोई बल्ब फ्यूज़ होगा या नहीं होगा। ये तो पहला पार्ट हो गया। अगर मान लो दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या उन दोनों में से कोई फ्यूज़ होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, और देख के ध्यान करो, ध्यान में ज्ञान लो, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। आगे चले हम लोग, आगे क्या दे रखा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला बल्ब है 60 वाट 110 वोल्ट के सप्लाई पे जो काम कर रहा है, तो इसमें कितना करंट चलेगा, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू V इंटू आई, ये होता है पोटेंशियल इंटू करंट। अगर हम लोग पहले वाले बल्ब का पावर लेते हैं P1 तो इसका V1 I1, लेकिन इसका जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो सेम है, तो I1 जो करंट चल रहा है पहले वाले बल्ब में P1 अपॉन V1 ये करंट चलेगा। पहले में पावर कितना है 60 का, और ये 110 वोल्टेज की सप्लाई है। एक ज़ीरो से काट कर देंगे, 0.54 एम्पियर के आसपास करंट चलेगा। 5455 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, तो ये 55 एम्पियर का राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। इतना करंट पहले वाले बल्ब से चल रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे पावर ऑफ द बल्ब P2 इज इक्वल टू ऑल्सो P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, ठीक है। और अब इसमें जो करंट आएगा दूसरे वाले में कितना करंट चलेगा हमारा, I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2, ठीक है। P पावर पहले सेकंड वाले बल्ब का है 100 वाट का बल्ब है और 110 का सप्लाई है, तो इस वक्त जो करंट चलेगा ये करेंगे तो 0.91 एम्पियर, ठीक है ना। I2 जो है ना करंट होगा, दूसरे बल्ब से इतना करंट चल रहा होगा, या इतना करंट मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, उसके ज़्यादा जाएगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। आगे चले, अब क्या हुआ कि इन दोनों बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन को मिटा दे, ठीक है, क्वेश्चन को मिटा रहे हम लोग और दोनों बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये रहने दो अभी। दोनों बल्ब का पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नाउ R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन
I1, इसका जो पोटेंशियल है 110 है और करंट कितना जा रहा है 0.55, ऐसे ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग 0 ले लेते हैं, 2 बार 2 0 ले लिया, और ये 1/5, 5 2 10, 1/5 हो गया, 5 2 10, 200 एम्पियर ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो पहले वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा बल्ब का। सेकंड वाले का रेजिस्टेंस क्या था, R2 इज इक्वल टू V2/I2। ये जो पोटेंशियल है ये भी 110 पे काम कर रहा है, और करंट कितना इसमें 0.91 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1100 कर लेते हैं अपॉन 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 1 9 आ जाएगा, 2 बचेगा 20, 9 2 18, 2 9 2 18, वो 122 ओम का रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। ये हमेशा जब भी कभी मैं फ्यूज़ निकालना हो कि बल्ब फ्यूज़ करेगा नहीं करेगा, तो पावर के हेल्प से करंट निकालेंगे, पावर के फॉर्मूला से करंट निकालेंगे, क्योंकि कितना पावर है तो उसी के हिसाब से कितना करंट जा सकता है, तो ये करंट पता चल जाएगा। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग से हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर करंट इतना है और पावर पोटेंशियल पे इतने पे काम कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। ये 2 काम तो करेंगे। अब इसके बाद है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। नहीं, पहले सीरीज़ का था ना, वो पहले सीरीज़ का है, तो पहले सीरीज़ का ले लेते हैं। क्या दे रखा, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो जब सीरीज में चलेंगे तो R इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा R1 + R2। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस हम लोग, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस था, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये दे रखा हमारा, ये तो 200 है और ये 122 है, ये लगभग 322 आ जाएगा ओम का रेजिस्टेंस। हाँ, दोनों ऐड कर दिया ना, ये कितनी बात सुन में। और अब ये जो दोनों सीरीज में करने के बाद, अब जो जिसे सप्लाई में कनेक्ट कर रहे हैं वो 220 वोल्टेज के सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, लिखा ना सवाल में कि उन दोनों को सीरीज में लेकर 220 से कनेक्ट कर देते हैं, तो करंट कितना आएगा, नाउ करंट इज इक्वल टू V/R इन सीरीज। तो V हो जाएगा 220 वोल्ट की सप्लाई है और 322 से डिवाइड कर देंगे, इतना करंट चलेगा जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये इसका 0.68 एम्पियर का वैल्यू आएगा। कितनी बात सुने, 0.68 एम्पियर। अब ये देखिए, ये जो पहला बल्ब था उसके कितना करंट जा सकता था, इस पहले बल्ब से जो करंट दे रखा था 0.55 करंट जाएगा, और इसको कितना था 0.91 चाहिए था I2, इतना बढ़ता। अब लेकिन ये जो करंट जा रहा है ये इससे ज़्यादा है, पहले वाले बल्ब जो 60 वाट का था बल्ब उससे ज़्यादा करंट है, लेकिन उससे जो दूसरा बल्ब है उससे कम करंट है। कितनी बात समझ, हेयर I इज ग्रेटर देन I1 बट लेस देन I इज लेस देन I2। कितनी बात समझ में आ रही है। सो द बल्ब, फर्स्ट बल्ब विल फ्यूज, सो द फर्स्ट बल्ब will fuse while second is glowing, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, समझ में आई ये बात। क्या किया हम लोगों ने, दोनों का करंट कितना जा रहा है वो हम लोग करंट निकाल लिया था, अब दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, सीरीज में प्लस कर दिया, और दोबारा से जिससे कनेक्ट किया गया उससे हम लोग कनेक्ट करके करंट निकाल लिया। ये जो करंट आया है कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिससे ज़्यादा वो फ्यूज़ हो जाएगा, जिससे कम है वो ग्लो करता रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो सीरीज़ का हो गया।
अगर यही बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते तो क्या होता? ठीक है, तो अगला करने जा रहे हैं हम लोग, व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेकेंड पार्ट। ये समझ में आ गया? नोट कर लिए ना? सेकेंड पार्ट दे रखा है, व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे तो आर पी इज इक्वल टू R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ठीक है ना? एक 200 है, एक 121 का है, और ये 200 प्लस 121। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 ओम। ये 76 ओम दे रखा है। कितनी बात सुन में? आगे चले, ये रेजिस्टेंस कम हो गया यहाँ पे। देखो सीरीज में तो ऐड हो जाता है, तो वो 322 था, पैरेलल में तो जाहिर है रेसिप्रोकल के ऐड होता है तो कम हो जाता है। जब ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो जाहिर है करंट बढ़ जाएगा। तो क्या बताया? करंट इन सर्किट। नाउ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो करंट कैसे निकालेंगे? V अपॉन RP, और ये जो V है 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हम लोगों ने, और ये 76 है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? लगभग 3 एम्पियर का करंट आएगा ये। ठीक है ना? ये मोर और लेस 3 एम्पियर का करंट आएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, पीछे चले। अब ये जो बल्ब है, एक बल्ब इधर की तरफ लगा हुआ है, एक बल्ब इधर की तरफ लगा हुआ है, और ये जो है ना इधर एक हम 220 से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है ना? इस बल्ब का जो पावर है वो 60 वाट का है, और करंट इससे जाना चाहिए 0.55। इसका 100 वाट का है, और इसका जो करंट है कैपेसिटी करंट की I2 0.91 है। कितनी बात सुन में है ना? पैरेलल में। अब ये 3 एम्पियर का करंट आएगा, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट चलेगा, 3 एम्पियर का। तो ये इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। I1 का रेजिस्टेंस कितना था हमारा? 200। R1 कितना है? 200 है। देखो हम लोग कैलकुलेट किए, और R2 जो है ना 122 के आसपास है। ठीक किया ना हम लोग? तो जाहिर है ये जो 3 का एम्पियर करंट होगा तो इससे करंट ज़्यादा जाएगा। ये रेजिस्टेंस कम है, 122 है, तो ये रेजिस्टेंस कम है तो इससे करंट ज़्यादा जाएगा, और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो देखें तो 2:1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 200 ये 122 है, तो कम से कम ये बोल सकते हैं कि 2:1 है। तो करंट भी 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 है तो करंट 1:2 के रेशियो में जाएगा। यानी 1:2 का मतलब 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर का करंट तो इधर से जाएगा, और 2 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? अब ये दोनों ही रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही बल्ब की कैपेसिटी 1 से कम है। देखिए ये 0.55 है और ये 0.9 है, तो दोनों ही 1 से कम है, और ये दोनों को ही करंट जो मिलेगा 1 से ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। कितनी बात सुन में? ये पुराने कंसेप्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर पुराने यूज़ नहीं कर, याद नहीं रखोगे तो यहाँ पे ये सब समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना? कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जैसे इन्वर्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस इसका R1 है, ये R2 है, ये 200 है, ये 120 है, तो करंट भी इन्वर्स लॉ के हिसाब से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा। तो 3 का हम लोग दिखाया तो 1:2 आ गया ये। और ये दोनों ही करंट जो उनके लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं तो ये दोनों ही बल्ब फ्यूज़ हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन, यहाँ पे पहले हम तो करंट निकाल लिया। सो हियर
current passes through each bulb is greater than 1 ampere, but the maximum limit of each bulb is less than 1 ampere. So both the bulb will fuse. यहाँ पे दोनों ही बल्ब फ्यूज़ करेंगे। कितनी बात सुनिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कैसे अंदाज़ा करेंगे कि कौन सा फ्यूज़ होगा? सीरीज़ का तो देख ही लिया हम लोग। क्या करते हैं सबसे पहले, ये मैं अलग से बता रहा हूँ दोबारा से, कि सबसे पहले हम लोग पावर दिया होता, वोल्टेज दिया होता तो करंट निकाल लेते हैं कि इस बल्ब का कितना करंट मैक्सिमम लिमिट है। ठीक, अब उसके बाद दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों का कितना रेजिस्टेंस है। और ज़ाहिर है एक बार पैरेलल में एक बार सीरीज में दो ही मैक्सिमम लिमिट है पूछा जाता है। तो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो नया पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे 220 से कनेक्ट किया है तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस प्लस करके और जो नया पोटेंशियल 220 था उससे हम लोग निकाल लिया कितना करंट जाता है। जो कम करंट होगा, जो करंट आया हमारा वहाँ पे 0.68 आया था। कितनी बात सुनी? 0.68 आया था, जो एक करंट से ज़्यादा और दूसरे के लिमिट से कम था। तो जिससे ज़्यादा होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा, जिसके लिमिट से कम है वो सेफ रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रेजिस्टेंस कम होने से ज़्यादा करंट आने लगता है। और वो जो और जब ज़्यादा करंट आता है तो फिर देखते हैं कि उनका इन्वर्स लॉ के हिसाब से कितना करंट जा सकता है, और वो जो करंट जा सकता है वो उनके लिमिट से ज़्यादा या कम है। वैसे ज़्यादा चांस होता है कि पैरेलल में दोनों बल्ब फ्यूज़ हो जाए। ज़्यादा, क्योंकि करंट ज़्यादा हो जाता है ना, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा आने लगता है। अब जब ज़्यादा आने लगता है करंट तो ज़्यादा चांस होता है कि दोनों बल्ब फ्यूज़ करेगा। तो ऐसे एक इन जनरल ये हम लोग बता सकते हैं कि सीरीज़ में जो कम पावर का बल्ब है, जैसे पहले वाला कितना था 60 वाट का और दूसरे वाला कितना था 100 वाट का, तो 60 वाट वाला फ्यूज़ कर रहा है। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो लो पावर वाला बल्ब जो है ना फ्यूज़ कर जाएगा, अब ज़्यादा वाला बचा रहेगा। और जब पैरेलल में करेंगे तो दोनों ही फ्यूज़ करेगा, क्योंकि करंट ज़्यादा आने लगा उसका लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर नहीं लिमिट से ज़्यादा हुआ तो कौन फ्यूज़ करेगा? मान लो करंट जो है एक ही फ्यूज़ हो रहा है पैरेलल में, तो कौन फ्यूज़ करेगा? जिसका ज़्यादा पावर था 100 वाट वाला पहले फ्यूज़ करेगा। हमने थ्योरी क्लास में इसको बताया है, थ्योरी क्लास में, कि पैरेलल में वो फ्यूज़ करेगा जिसका ज़्यादा पावर होता है, सीरीज़ में वो पहले फ्यूज़ करेगा जिसका कम होता है, पहले फ्यूज़ करेगा। ठीक है ना? कितनी बात समझ में? तो एक कंसेप्ट को इस तरह से यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी अच्छा था।